हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज साउंड। साउंड क्या है? व्हाट इज अ साउंड? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू हियर। मतलब साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। तो कभी भी अगर मान के चल लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपने वीडियो ऑन किया और आपको सुनाई दे रहा है, तो वो कैसे सुनाई दे रहा है? दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम कहते हैं साउंड। अब ये साउंड होता कैसे है? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। जैसे अगर किसी भी चीज में कोई वाइब्रेशन अगर हो रही है, तो सबसे पहली चीज वाइब्रेशन से पहले आता है आपका ऑसिलेशन। जैसे कि सबने पेंडुलम क्लॉक देखा होगा। अब पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है? क्लॉक टू एंड फ्रो वो मूव करता रहता है, वो पेंडुलम। ठीक है, मतलब अपने पोजीशन से अगर उसको छोड़ा जाए तो वो अपने पोजीशन से सेंटर की पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरे पोजीशन पे जाएगा, वापस सेंटर पे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस सेंटर पे आएगा। तो ये जो एक कंप्लीट एक ऑसिलेशन जो है, वो कंप्लीट ऑसिलेशन हम किसको कहेंगे? हम जो कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे वो हम कहेंगे कि आपका मान के चल लीजिए पेंडुलम इस पोजीशन पे है, पेंडुलम यहां से इधर गया, वापस यहां से इधर गया, एंड वापस ये यहां पर इधर आ गया। दिस इज द कंप्लीट ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो दोनों पोजीशन पे जब वो मूव करके और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। और यही ऑसिलेशन जब काफी स्पीड में हो रहा हो, मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काफी ज्यादा अगर हो, तो हम उस ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। और जब वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा होते जाएंगे और वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट होगा, तो वो बन जाएगा साउंड, जिसको कि हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन से, रिपीटेड ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, उनसे वो साउंड क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोपोगेशन होता कैसे है? साउंड हमेशा जो है वो भी ट्रेवल करता है, बट जब भी साउंड ट्रेवल करता है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम आपका साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल कहते हैं, मान के चल लीजिए कि एक बेल लिया, स्कूल में बेल होती है, ठीक है, स्कूल का बेल आपने लिया और वो आपने रिंग किया, तो स्कूल की जो बेल है वो बाहर लगी हुई है, सराउंडेड बाय द एयर। तो वहां पर क्या होगा? जब वो सराउंडेड बाय एयर है, एट दैट टाइम वो क्या होगा कि वो जब रिंग किया जाएगा तो सबको सुनाई देता है। बट अगर उसी बेल को हम वैक्यूम के अंदर रख दें, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी वहां पर मीडियम नहीं है, तो जब वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है और उसको वैक्यूम में रख के और फिर उस बेल को जब बजाया जाएगा, जब उस बेल को रिंग किया जाएगा, तो हमको साउंड नहीं सुनाई देगी। तो इसका मतलब यह है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिससे कि हमको यह पता चलता है, जैसा कि मैंने बोला, अगर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन अगर होता है तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है कि कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं बात करूं, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, एंड आपका ग्लास ऑफ वाटर लेके उसके बाद आपका एक फॉर्क लिया, ठीक है, और उसको जो है हमने जब उसको बीट किया, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं उसको, जो कि आपका इस शेप का होता है। ये आपका ऐसा एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। जैसे हमारे नॉर्मली सबके घरों में चिमटा भी देखा होगा, जो मम्मियां रोटी पकाती हैं, वो चिमटा जो है, ठीक है, उस चिमटे को ले लो या ट्यूनिंग फॉर्क को ले लो, दोनों में बस डिफरेंस क्या है कि उस चिमटे को हम यहां से पकड़ते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क के लिए आगे एक डंडा बना होता है, लगा होता है इसके अंदर। तो हमने इस फॉर्क को लिया एंड फॉर्क को हमने रबड़ पैड के ऊपर हमने बीट किया।
जब हमने बीट किया उसको तो उसके अंदर ऑसिलेशन, मतलब कि उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट्स हो गई। जैसे उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हुई, आप इसको ग्लास फुल ऑफ वाटर के पास लेके जाओ। जब आप इसको उसके पास लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वहां पर इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो चुकी है। और जब इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो आप ये चेक करना कि साउंड प्रोड्यूस होगा। हमने वाटर के पास ले जाके क्यों चेक किया? एयर के पास भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, बट क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफी दूर होते हैं, तो वहां पर साउंड धीरे ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो हम वाटर के पास जब लेके गए तो साउंड जो हमारा क्रिएट हो रहा था वो थोड़ा ज्यादा क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमको बड़ी आसानी से सुनाई देने लग गया। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट से आप ये चीज पता कर सकते हो कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड ट्रेवल करता है। और साउंड जो है वो उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहां पर ये चीज हो गया कि हमने पढ़ा व्हाट इज साउंड, उसके बाद हमने पढ़ा साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, और साउंड जो है वो मूव कैसे कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से जब बन रहा है तो वो वेव्स भी बनाता है। तो साउंड जो है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? इट ट्रेवल्स इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहता है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो अगर हम बात करें कि हमारे पास हमारे सराउंडिंग में एयर है, अब एयर है तो साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो साउंड अगर ट्रेवल करेगा तो वो कैसे करेगा? तो हम ये कहते हैं, मान के चल लीजिए हमारे ये एयर के पार्टिकल्स हैं। अब यहां से अगर मेरा साउंड ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो जो सबसे उसके नियरेस्ट जो पार्टिकल्स होंगे जो सबसे पहले हिट करेंगे उनको वो कंप्रेस करना शुरू करेगा, तो उनको वो कंप्रेस कर देगा। तो ये हुआ आपका कंप्रेशन। अब इसने जब यहां पर कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद इट वर्क्स लाइक अ रबर बैंड, इलास्टिक। तो अगर आप इनको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने के बाद ये रिफ्रैक्ट भी होंगे, तो जब ये रिफ्रैक्ट होंगे तो ये इस पोजीशन पे होंगे। जैसे अगर यहां से कंप्रेशन आया, फिर यहां रिफ्रैक्शन होगा, फिर अगेन कंप्रेशन हो जाएगा, तो ये कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन के मोड में ये आपका साउंड ऐसे आगे मूव करता जाएगा कि एक तरफ से कंप्रेस हुआ, फिर वो रिफ्रैक्ट हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हमारी हैं वो इसी तरीके से मूव करती हैं कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन के मोड में। तो जब भी कोई भी साउंड अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसने सबसे पहले जहां हिट किया, जिस वॉल पे हिट किया उसने, जो हमारे एटम्स की वॉल्स है एयर के अंदर, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एटमॉस्फेयर की, तो सबसे पहले वॉल को उसने हिट किया, वहां उसको कंप्रेस किया, फिर वो रिफ्रैक्ट हुए, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, एंड ये तब तक चलता जाएगा जब तक इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कम ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। तो अब जैसे एक एग्जांपल कहता हूं, सबने देखा होगा कि दिन के टाइम में अगर कहीं से ट्रेन ट्रेवल भी कर रही है, क्योंकि सबका घर जहां पर भी होगा उसके नियरेस्ट में कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन होता ही होता है। दिन के टाइम में अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है हमको नहीं पता चलता, कब तक? जब तक एकदम मैं उसके बगल में ना रह रहा हूं स्टेशन के। बट अगर मैं बात करूं रात के टाइम में, तो आप कितनी भी दूर रह रहे हो, अगर ट्रेन ने हॉर्न ब्लो किया है तो आपको वो सुनाई देता है। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि रात के टाइम में क्या होता है कि बाकी सारे सराउंडिंग्स के जो सराउंडिंग है हमारा, वहां का साउंड कम हो जाता है, तो हमको डिस्टेंस साउंड भी सुनाई देना शुरू कर देता है।
बट दिन के टाइम में वही चीज हो जाती है कि उसकी इंटेंसिटी होती है इतनी कि वो हमारे कानों तक पहुंचे, बट होता क्या है कि सराउंडिंग में हमारे इतने साउंड क्रिएट होते हैं कि हमारी वहां तक की साउंड हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना दूर तक ट्रेवल करेगा। अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको जानने जरूरी है कि कोई भी अगर वेव बनता है तो उस वेव के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम ये पता कर सकें कि साउंड कितना लाउड है, साउंड कितनी दूर तक ट्रेवल कर रहा है, साउंड का पिच क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल हम वेव पोजीशन की बात करते हैं जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब कि इसमें अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है, यहां पर कुछ भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है। अब जैसे ही इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी, जैसे ही इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी, यहां पर क्या होगा, साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करना शुरू कर देगा। साउंड हमारा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करना शुरू कर देगा। अब इसमें कई चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, दूसरा है हमारा एम्पलीट्यूड, और तीसरा हमारा है वेवलेंथ। ये 3 मेजर चीजें हैं जो कि हमको इस वेव में जाननी जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? तो फ्रीक्वेंसी जो है कि 1 सेकंड के अंदर हमारे कितने वेव्स बन रहे हैं। अब अगर हम एक कंप्लीट वेव की बात करें तो एक कंप्लीट वेव क्या है हमारा? एक कंप्लीट वेव है ये यहां से गया, ये यहां से गया एंड इस पोजीशन तक हम पहुंचे। तो जहां से हम शुरू हुए उस पोजीशन पे जब हम वापस पहुंचेंगे तो हमारी ये एक वेव कंप्लीट होती है। तो 1 सेकंड के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ वेव्स हमको मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकेंड, जिसको कि हम उसकी यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो आपकी होती है साइकिल पर सेकेंड, या फिर आप उसको दूसरा नाम दे सकते हो हर्ट्ज। तो उसकी 2 यूनिट होती है, साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो वो क्या चीज है कि फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स मेरे ट्रेवल हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स मेरे बन रहे हैं। दूसरा इसी के साथ एक और चीज होती है दैट इज टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है? अब ये टाइम पीरियड का मतलब है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, एक वेव मेरा कितने टाइम में बना, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/T, दैट इज 1/ टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड का मतलब कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। एंड दूसरा कि टोटल 1 सेकेंड के अंदर कितने वेव्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको हम V से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम V से भी डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट मैंने आपको बताई दैट इज साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। हम दोनों में से किसी भी यूनिट से फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है दैट इज एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि एक वेव अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ट्रेवल करता है। द मैक्सिमम हाइट
जो कि कोई भी वेव अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ट्रेवल करता है। अब वो आप इस पोजीशन पे भी ले सकते हो या आप इस पोजीशन पे भी ले सकते हो। तो ये दोनों पोजीशन पे अलग अलग लेने का मतलब क्या है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ जो वेव जाती है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट और इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो ये है क्रस्ट और ट्रफ, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ जो वेव है उसको क्रस्ट कहते हैं और जो नीचे की तरफ जो वेव है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो यहां पर हमको जब एम्पलीट्यूड अगर निकालना है तो एम्पलीट्यूड का मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये मेरा है एम्पलीट्यूड। अब उसके बाद आपकी बात आती है दैट इज वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या है? तो जैसा कि हमको इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि वेव की लेंथ कितनी है, एक कंप्लीट वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या एक कंप्लीट वेव की क्या लेंथ है, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कि दो क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और द टू ट्रफ, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं वेवलेंथ के लिए। व्हाट इज अ वेवलेंथ? वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और द टू ट्रफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका वेवलेंथ। तो हमने अभी पढ़ लिया वेवलेंथ, पढ़ लिया हमने, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया हमने, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया। अब फ्रीक्वेंसी से क्या चीज डिफर करती है? जितना मेरा ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही पिच ज्यादा होगा। जैसे होता है ना स्विलनेस, कई आवाज ऐसी होती है जो कानों में चुभती है, काफी पतली आवाज होती है, तो उसका मतलब उसकी पिच काफी हाई है। तो पिच हाई होने का मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा मेरा पिच होगा। जितनी कम मेरी फ्रीक्वेंसी होगी या फिर जितना कम मेरा नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड होगा उतना ही पिच मेरा कम होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस की, तो जितना कम मेरा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही सॉफ्ट होगा, और जितना मेरा ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही लाउड होगा, और जितना लाउड होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और चीज इसमें आती है दैट इज क्वालिटी या टिम्ब्रे, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। ये क्या चीज है? ये किसी भी साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक साउंड से दूसरे साउंड को डिफर करती है। तो द क्वालिटी ऑफ द साउंड मतलब यही है कि वो एक साउंड से दूसरे साउंड को डिफर करना। जैसे अब अगर हारमोनियम बजेगा तो हमको पता चल जाता है कि हारमोनियम बज रहा है, तबले का साउंड है तो हमको पता चल जाता है कि ये तबला बज रहा है। ठीक है, सितार है तो सितार पता चल जाता है। तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमको क्वालिटी ऑफ द साउंड से। क्वालिटी ऑफ द साउंड जिसके अंदर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही मैटर करते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चल लीजिए कि अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ द साउंड की, तो द साउंड विद द सिंगल फ्रीक्वेंसी, अगर कोई साउंड जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम बोल देते हैं टोन। और अगर कोई भी साउंड जो है वो मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर बन रहा है तो उसको हम बोल देते हैं नोट। जैसे कि सबने देखा होगा जो गिटार बजाते हैं या जो हारमोनियम बजाते हैं या कुछ भी बजाते हैं तो लिरिक्स होती हैं उनके पास। तो लिरिक्स के अंदर आपने देखा होगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलके जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं नोट, और वो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। बट जहां पर वो
नोट से अपने लाइन से हट जाए तो वो बन जाता है नॉइस, जो कि हमको सुनने में काफी अनप्लीजेंट लगता है, हमको सुनना उसको बड़ा बेकार लगता है। तो नॉइस और नोट में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि नॉइस जो है वो अनप्लीजेंट हो जाता है और उसका कोई नोट नहीं होता, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और नोट का मतलब है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलके एक प्लीजेंट साउंड क्रिएट करते हैं जो कि हमको सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो आगे हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब मुझे कैसे पता चलेगा, हम क्या कैलकुलेशन करें कि साउंड की स्पीड मुझे पता चल जाए कि साउंड कितना कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो एक फॉर्मूला होता है दैट इज v इज द, जैसे कि हम साउंड की स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो v इज इक्वल टू लैम्डा v, क्योंकि हम स्मॉल v से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू लैम्डा v, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो v इज इक्वल टू लैम्डा v लिखें या लैम्डा अपॉन t लिखें, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। और लैम्डा, इससे हम वेवलेंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड स्मॉल v हमारा फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम पीरियड एंड कैपिटल V इज स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करता है। तो सबसे ज्यादा साउंड जो ट्रेवल करता है सबसे फास्टेस्ट वो है सॉलिड में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि साउंड को ट्रेवल करना बड़ा आसान हो जाता है, एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी को ट्रांसफर करना बड़ा आसान रहता है। वहीं सेकेंड नंबर पे आता है दैट इज लिक्विड। लिक्विड के अंदर साउंड गैस से ज्यादा बट सॉलिड से कम स्पीड में ट्रेवल करता है। एंड वहीं अगर मैं बात करूं गैसियस की, तो गैस के अंदर साउंड बहुत धीरे ट्रेवल करता है। तो ये तीन चीजें हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, आपको एम्पलीट्यूड याद रखना है एंड आपको वेवलेंथ याद रखना है। अगर आपको ये तीन चीजें याद है तो आप बड़े आराम से स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो कि साउंड कितनी स्पीड से मेरा ट्रेवल कर रहा है। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार क्या होता है एंड साउंड का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मैं बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।